गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड इवनिंग व्हाटसएवर। कैसे हो तुम सभी लोग? बहुत खुश हूँ, मतलब मैं खुश हूँ इतना कि कितनी खुशी तुमसे बयां करूं। ठीक है, क्योंकि मेरे हो गए हैं पूरे 500 सब्सक्राइबर। मतलब मैंने वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया है अपने काम के लिए। मैंने कहा भाई अब पैसा आएगा यूट्यूब से, छपेंगे पैसे। ठीक है, अब मैं मोटा पैसा कमाऊंगा। और थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट गाइस। और ये पॉलिटी की 6 नंबर की क्लास है। क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी, सिलेबस वाइज चलेंगी, टेंशन मत लेना। थोड़ा अप एंड डाउन आते रहते हैं। मेरी लाइफ ना रोलर कोस्टर राइड है, झूम 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 झूम। ठीक है, बट वो अब दोबारा नहीं होगा। क्या करें? क्या गम है जो तुम्हें बताएं? बाद में कभी बताएंगे फुर्सत में। बट फिर भी जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, कृपया कर वशीकरण विद्या में ना आए। ठीक है, पढ़ाई पे फोकस करें, क्योंकि अल्टीमेट लाइफ में पढ़ाई आपके साथ रहती है, आपका काम आपके साथ रहता है, बाद बाकी सब लोग चले जाते हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। बोला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1833। तो भैया इस रेगुलेटिंग एक्ट ने क्या करा? पहली बात बोलता है इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल सही है। इसी टाइम पर कौन थे आपके भैया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे, ठीक है, वो आपके क्या कहते हैं, वो बन गए थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और उनको पूरी पावर दे दी गई थी, मिलिट्री पावर भी और सिविल पावर भी। और दूसरी बात, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया was exclusively legislative power for the entire British India। और ये भी बात बिल्कुल सही है। यस, उनको पूरी तरीके से एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर दे दी गई थी, लॉ मेकिंग की पावर दे दी गई थी ब्रिटिश इंडिया के लिए। तो इसलिए जो इसकी बोथ स्टेटमेंट है, बोथ मतलब कि फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट इसकी क्या है? ठीक है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही अद्भुत सा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा फेंक के मारा है आपकी तरफ। बोल रहा है कि फाइनेंस कमीशन जो है वो कौन से आर्टिकल में आता है? अरे अभी मेरे बच्चे कमेंट कर देंगे, बोलेंगे सर 280 280 280। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है फाइनेंस कमीशन का काम होता है अपनी रिपोर्ट। और जो इस समय चल रहा है वो कौन सा फाइनेंस कमीशन है? 15वां फाइनेंस कमीशन है। और फाइनेंस कमीशन का काम होता है अपनी रिपोर्ट को सबमिट करना किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट और साथ ही साथ ये स्टेट और यूनियन के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करके रखता है। ठीक है भाई। अच्छा, आर्टिकल 265 जो 275 जो है वो कंसोलिडेटेड फंड के प्रोविजन से डील करता है, जबकि 265 बोलता है कि भैया जो भी टैक्स वैक्स होगा ना, सिर्फ वही अथॉरिटी ले सकती है, ध्यान समझना, वही अथॉरिटी ले सकती है जो लॉ के थ्रू स्टेब्लिश्ड हुई है। बात समझ में आ रही है? सिर्फ उसी अथॉरिटी को। सब समझो इस बात को ध्यान से, कि मान लो तुम रास्ते से जा रहे थे, भेलपुड़ी खा रहे थे, और भेलपुड़ी वाले अंकल ने एक पाइप लगा रखा है, बोला यहाँ से जाने के बाद वजह से तुम्हें भेलपुड़ी का 10 रुपए अलग से टैक्स देना पड़ेगा। तुम कहोगे ऐसा? सुन, आर्टिकल 265 पढ़ा है? बोला नहीं। तो बोला सुमेश सर की जीके की क्लास में जाके देखो, 265 बोलता है कि सिर्फ टैक्स लगाने की अथॉरिटी किसको है? जिसे स्टेब्लिश किया गया है बाय लॉ। आर्टिकल 360 जो है वो डील करता है बच्चों किस चीज से? फाइनेंशियल इमरजेंसी से। बिल्कुल सही, फाइनेंशियल इमरजेंसी, इमरजेंसी। ठीक है भैया। और आपको पता है इमरजेंसी जो है वो कौन लगा सकता है? आपका आपका प्रेसिडेंट। बट किसकी परमिशन से? वो लगाता है अपनी कैबिनेट और पीएम की परमिशन से। ठीक है जी, बहुत अद्भुत। चलें आगे बढ़े क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो देखो आपको पता है राज्यसभा के अंदर जो 238 मेंबर होते हैं आउट ऑफ कितने? 250 में से, उन सभी का होता है इलेक्शन। पर वो इलेक्शन हम लोग तो पार्ट करते नहीं है, इनडायरेक्ट होता है। कैसा होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, हमें नहीं बताते, छुपाते हैं, दिखाते नहीं है, बताते नहीं है। और जो 12 लोग होते हैं उनको नॉमिनेट करता है हमारे कौन? प्रेसिडेंट साहब। तो राज्यसभा के जो इलेक्शन का फॉर्मेट है वो कहां से ठाया हमने? कहां से टीपा है हमने? साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से ठाया है। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया डज नॉट ऑडिट द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। तो भैया जो कैग है, जो कैग है भाई साहब, वो है हमारे, उनको कहा गया है क्या? वॉच डॉग। क्या बोला गया है? वॉच डॉग।
ठीक है, प्लीज बुरा मत मान जाना। वॉचडॉग का मतलब यहाँ पर बहुत अच्छे रेफरेंस में बोला गया है कि ये क्या करेंगे, रखवाली का काम करेंगे। ये देश की संपत्ति, पब्लिक प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, रखवाली करके देंगे, जिससे कोई भी मिसयूज ना कर सके हमारी देश की प्रॉपर्टी का, हमारे फंड्स का। ठीक है, और ये टाइम टाइम पे क्या करते रहते हैं, अपना ऑडिट भी करते रहते हैं। क्लियर है यहाँ पर बात। एक बात और याद रखना, जो इस समय आपके जो कैग हैं वो कौन है बताओगे। पहले तो देखो कैग का प्रोविजन जो है वो कौन से आर्टिकल में आता है, तो भैया आर्टिकल आता है इसका 148। ठीक है, और इस समय जो कैग हैं वो कौन है, बोलो। किसी को आंसर आता हो तो बताओ, प्लीज कमेंट करके बताओ मुझे, फटाफट से बताओ, फटाफट से। देखो कैग जो इस समय है, पहली बात तो कैग को जो अपॉइंट करने का काम करता है वो प्रेसिडेंट करता है, ये बात तो क्लियर है। और ये जो इस समय है वो है जी सी मुनरम मुरमम। ठीक है, अगर मैं गलत प्रोनाउंशिएट कर जाऊं तो माफी चाहूंगा। जी.सी. मुनरम। ठीक है, और इनका काम जो होता है वो होता है 65 ईयर। ठीक है, और 6 ईयर और 65 ईयर, विच एवर इज अर्लियर, जो पहले आ जाए। ठीक है, और यह ध्यान रखना है लोकल बॉडीज की कभी भी ऑडिट नहीं करते हैं। ठीक है, सैलरी की बात करें तो इनको सैलरी मिलती है कितनी, 2.5 लाख रुपए। ठीक ठाक कमा रहे हैं भाई साहब। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। ओहो हो, ये तो फिर से चार्टर एक्ट 1833 का क्वेश्चन आ गया। चलो देखते हैं भैया, तो क्या बोलता है इसमें, ये बोल रहा है कि इट मेड गवर्नर ऑफ, ओहो, इट मेड गवर्नर ऑफ बंगाल एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये बात तो गलत है, क्योंकि ये प्रोविजन तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ही आ गया था, वॉरेन हेस्टिंग को बना दिया गया था। अच्छा, उसके बाद द लॉ मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट वर कॉल्ड एज रेगुलेशन वाइल द लॉज मेड अंडर दिस एक्ट कॉल्ड एज एन एक्ट। देखो जो इससे पहले जितने भी एक्ट आए 1773 से लेकर के, ध्यान समझना, 1773 से लेकर के और 1833 तक जितने भी एक्ट आए उन सभी को क्या नाम दिया गया, रेगुलेशन दिया गया। रेगुलेशन एक्ट, रेगुलेशन बोला जाता था, रेगुलेशन एक्ट 1985, रेगुलेशन, इस तरीके से। और इसके बाद जितने भी हैं उनको एक्ट नाम दिया गया। ठीक है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, दूसरी नंबर की बात बिल्कुल सही है। अच्छा, इट ended the monopoly of the East India Company, however the company monopoly is enacted with the China Cap। तो बोला चाइना के साथ जो मोनोपोली थी वो खत्म हो गई। तो भैया ये तो 1813 में ही खत्म हो गई थी, तो यहाँ पर भी ये बात गलत हो जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर होगा 1 और 3। 1 और 3 क्यों, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो भैया नॉट करेक्ट पूछा। अच्छा, पहले गवर्नर जनरल कौन थे, मैंने आपको बता दिया। पहले गवर्नर जो थे, गवर्नर ऑफ बंगाल थे, वो थे रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। अच्छा, पहले गवर्नर जनरल जो थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स। और याद रखना भैया, पहले फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो लॉर्ड विलियम, ठीक है, विलियम बेंटिंग। और आपको याद रखने वाली बात ये बेंटिंग ही है जो राजा राम मोहन रॉय के साथ मिलकर के सती प्रथा को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड नहीं है, जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ नहीं बोला है, चुप एकदम कॉन्स्टिट्यूशन। तो याद रखना, हमने इलेक्शन कमीशन पढ़ा है, बोलो हाँ, बोला हाँ सर जी पढ़ा 224 में। हमने फाइनेंस कमीशन तो अभी भी पढ़ा है, कौन से में, 280 में। हमने पब्लिक सर्विस कमीशन भी पढ़ा है 315 में। पर कहीं तुमने प्लानिंग कमीशन का कोई आर्टिकल देखा है, नहीं। जब हमारे मित्रों आए, यानी हमारे मोदी जी आए, ठीक है, मोदी जी को तो आपको पता है सब कुछ खत्म करने में लगे हुए हैं। प्लानिंग कमीशन खत्म कर दिया, साथ ही साथ नौकरियां खत्म कर दी युवाओं की। ठीक है, पर रोड बनवाने, देखो रोड बनवाने से मोदी जी नहीं चूकेंगे। रोड ऐसे बनवा देंगे कि लोग आके धरना दे ही दे। ठीक है, प्लीज मजाक है, सरकास्टिक है, प्लीज दिल पे मत लेना। तो प्लानिंग कमीशन को खत्म करके क्या कर दिया गया भैया, नीति आयोग बना दिया गया। इसलिए प्लानिंग कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये बोला है विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन केस ऑफ सोवरेन इंडिया। स्वतंत्र इंडिया के लिए, मतलब सोवरेन का मतलब क्या होता है, जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, यानी इंडिपेंडेंट है। तो पहली बात तो बिल्कुल सही है, इंडिया इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी कंट्री। एनी कंट्री मींस एनी कंट्री, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। दूसरी बात, इंडिया इज नॉट अ कॉलोनी ऑफ एनी अदर कंट्री, वो भी खत्म हो चुका है।
आगे, इंडिया कैन गिव एनी पार्ट ऑफ इट्स कंट्री टू एनी अदर, बिल्कुल सही दे सकती है। तो इसमें भैया जो आखिरी वाली बात है कि इंडिया इज ऑब्लिगेटेड टू ओबे द यूएन, देखो यूएन की बात हम मानते हैं, देखो कोई भी कंट्री ना सोवरेन तो हो नहीं सकती इंटरनेशनल मामलों में, क्योंकि हम किसी ना किसी के कहने पे तो काम करते ही हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में। बट हमारे यहाँ पर मास्क के चालान 2000 रुपए होंगे कि 200 रुपए होंगे, इट्स ऑल अवर डिसीजन। और इस डिसीजन के लिए यूएन हमें फोर्स नहीं कर सकता। हमारे एजुकेशन पॉलिसीज कैसी होंगी हम खुद डिसाइड करेंगे, हमारे यहाँ पीएम के इलेक्शन कैसे होंगे हम खुद डिसाइड करेंगे, यूएन इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। जबकि यूएन की स्टैब्लिशमेंट कब हुई है? 1945 में। ठीक है, तो इसी के साथ इसका आंसर डी है, ध्यान रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये बोला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया। इस स्टेटमेंट में से बताइए कि भाई कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया के लिए बिल्कुल सही है। तो आपको पता है इट्स सेलिब्रेटेड टू कमेंसमेंट ऑफ कमिंग टू इफेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन कब आया था? कॉन्स्टिट्यूशन आया था 26 नवंबर 1949 को, इसीलिए तो 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। पर कॉन्स्टिट्यूशन डे के बारे में प्रेम्बल के अंदर, और प्रेम्बल का कॉन्सेप्ट हमने कहां से उठाया है? यूएसए से, कभी भी कुछ भी नहीं कहा गया है। क्लियर है बात? यानी ये जो प्रोविजन है 2015 में आया है। ठीक है, कि फर्स्ट टाइम 2015 में क्या करा गया है? कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाने की बात की गई है। 2015 ही क्यों? क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 125वीं जयंती थी 2015 में। ठीक है, इसीलिए इसका जो आंसर है वो है भैया सिर्फ और सिर्फ कौन? ए। क्लियर है यहाँ पर बात? इसमें कोई दिक्कत किसी को? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन है? ऑथर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, याद रहेगी बात। क्लियर यहाँ पे बात? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बड़ा ही प्यारा सा नन्हा सा छोटा सा क्वेश्चन आप सभी के लिए पेश किया जाता है। इसके बाद भी क्वेश्चन है क्या? नहीं है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट सेकंड क्वेश्चन, मतलब ये मेरे लिए लास्ट क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद एक होमवर्क का क्वेश्चन है। क्या बोलता है? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द इंडिया इन इंटरिम गवर्नमेंट ड्यूरिंग 1947। आपको पता है कि इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? एक इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट क्या होती है? जब पूरी तरीके से गवर्नमेंट नहीं आती तो कुछ टाइम के लिए एक सेटलमेंट किया जाता है कि चलो अब तक ये गवर्नमेंट चला लेते हैं और फिर इसके बाद इलेक्शन के बाद हम क्या करेंगे? नई गवर्नमेंट लगाएंगे। और इंडिया में इलेक्शन हुए थे 1951 में। अब देखो, तो उस समय पहली बार जो गवर्नमेंट बनी थी ना, वो उसमें तो फाइनेंस मिनिस्टर बने थे आपके कौन? जॉन मैथाई। ठीक है, पर क्योंकि ये गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी 2 सितंबर 1946 को और 15 अक्टूबर 1946 को फिर से क्या करा गया? इंटरिम गवर्नमेंट की जो कैबिनेट थी उसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया। क्यों करा गया? क्योंकि आपको पता है मुस्लिम लीग जो थी उसने क्या कर दिया था? उसने इंटरिम गवर्नमेंट को मानने से मना कर दिया और सारे छोड़ के भाग गए। और मुस्लिम लीग की स्टेब्लिशमेंट कब हुई है? 1906 में। और कहां पर? ढाका, बांग्लादेश में। और उसके बाद यानी 15 अक्टूबर 1946 को जिसको बनाया गया वो थे लियाकत अली खान। याद रहेगी बात? तो अगर सबसे पहले पूछे तो जॉन मिथाई, और अगर पूछे कि रिकंस्ट्रक्ट के बाद किसे बनाया गया तो लियाकत अली खान। अगर इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहोगे तो याद रखना लियाकत अली खान इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सीडीएस में आया था। ठीक है, चलो ये जो क्वेश्चन है मैं इसके साथ आपको छोड़े जा रहा हूं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय। जो आज हमारे पास फेडरल स्ट्रक्चर है ना, वो किस एक्ट के थ्रू आया है? कौन सा वो एक्ट है जिसने फेडरल स्ट्रक्चर को क्या करा है? बर्थ दिया है? 1990 है, 1909 है, 1935 है या 1947 है? आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो यार, मेरे को थोड़ा मोटिवेशन वगैरह मिलता है। और अगर आपको स्पीड थोड़ी ज्यादा लगे तो प्लीज प्लीज मुझे बताना, ठीक है ना। इसी के साथ हम इस वीडियो को करते हैं खत्म। अपना ध्यान रखो, प्यार मोहब्बत सब धोखा है, पढ़ाई लिखाई सब अच्छी चीज है और बाद बाकी खाने में सबसे अच्छा लिट्टी चोखा है। बहुत ही गंदी शायरी थी यार, पर जो भी थी झेल लो। बाय, टेक केयर, लव यू बच्चों, बाय बाय।